ये पकड़ो निकाह का जोड़ा, पहनकर नीचे आओ, निकाह है तुम्हारा सजावल से। रुकैया बेगम कुरूपर से कहती चली गई। वो साकित खड़ी रह गई। पूरम जानती थी कि चच्चे उसकी शादी किसी नौकर या फकीर से करेंगी। वो यतीम लड़की अपने चचा चच्ची के साथ रहती थी, जो उसकी जायदाद पर कब्जा किए बैठे थे। आए दिन उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे। फिर न जाने कब कहाँ से उसका कोई रिश्ता आया और चची ने उसकी शादी करने की ठान ली और अचानक ही लड़के को बुला के निकाह का ऐलान कर दिया। वो कुछ बोल न सके। पिछले जख्म ही अभी ना उभरे थे, चेहरे पर अभी भी नील मौजूद थे। पूरम खामोशी से जोड़ा लिए तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो नीचे आई। नजरें सीधा सोफे पर बैठे लंबे चौड़े शख्स पर पड़ी। वो कमीज सलवार पहना हुआ था, माथे पर बाल बिखरे हुए थे। उसकी शख्सियत बहुत बावकार थी। पूरम की नजरें बेसाख्ता उसके चेहरे पर टिक गई। सजावा ने भी चौंक कर उसे देखा। वो पहली बार हुरम को देख रहा था। वो नाजुक सी छोटी सी बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो बहुत दुबली थी। शायद इस जगह उस पर बहुत जुल्म होते थे। इसी वजह से सजावट को देखकर हुरम ने नजरें फेरी और फिर एतमाद से चलती हुई उसके साथ वाले सोफे पर बैठ गई। सजावट उसकी तरफ गर्दन किए हैरत से उसे देखता रहा। उसकी सोचों की तनाबे निकाह ख्वां की आवाज पर टूटी तो वो उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया, और जैसा हुरम ने सोचा था वैसा ही हुआ। निकाह के बाद सजावट उसे टूटे फूटे घर में लाया था। ये घर किसी आम से इलाके में था। गली में जगह जगह कचरे का ढेर पड़ा था, लेकिन हुरम को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। जिंदगी जीने के लिए सुकून दरकार था, जो अमीरी में मिले या गरीबी में ये मायने नहीं रखता। लोहे के पुराने से सुराखों वाले दरवाजे ने उसका इस्तकबाल किया। सजावट ने शर्मिंदगी से हुरम को देखा, जो उसे देखकर फीका सा मुस्कुराई। वो अभी तक सजावट की शख्सियत के शहर से नहीं निकली थी। सजावट ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और इसे लिए घर में दाखिल हो गया। वो तो सिर्फ उसकी शख्सियत की शहर में मुकीम हुई थी, लेकिन मीर सजावल तो पहली नजर में ही इस लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। घर पूरा मट्टी धूल से अटा हुआ था, जैसे यहाँ बरसों से कोई ना आया हो। मुख्तसर सा फर्नीचर घर में रखा हुआ था। मेरी फैमिली गांव में होती है, मैं भी वहीं होता था, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, सजावल ने नरमी से कहा। जी मैं सफाई कर देती हूँ। पूरम ने अपना दुपट्टा सर से उतारकर कंधे और कमर पर तिरछा करके गिरह लगाई। वो सोच कर आई थी अपने इस रिश्ते को बेच देने का। वो अपने शौहर का दिल जीतना चाहती थी, ताकि वो खुशी से उसके साथ रह सके। वो कौन था हुरम नहीं जानती थी, बस उसका नाम पता था, वो भी चच्ची के मुंह से, और फिर निकाह ख्वां के मुंह से सुना था। सॉरी मैं तुम्हारे आने से पहले घर सेट नहीं कर सका, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, सजावल ने गर्दन के पीछे खुजाते हुए शर्मिंदगी से कहा। हुरम ने एक पल उसे देखा। उसकी आंखों में बहुत नर्म तासुर था। हुरम धीरे से मुस्कुरा दी। वो जल्दी जल्दी फर्नीचर की मट्टी साफ करने लगी। जब फिर सजावल ने झाड़ू से घर के जाले साफ किए। 2 घंटे की मेहनत के बाद वो लोग घर घर तो चमका चुके थे, लेकिन खुद वो दोनों मट्टी से लद गए। पूरम ने सजावल की तरफ देखा। उसके बाल और पलकें मट्टी धूल से सफेद हो गई थी। गाल पर और कपड़ों पर मट्टी लगी थी, जैसे कोई छोटा बच्चा मट्टी में खेल कर आया हो। सजावल ने भी हुरम की तरफ देखा। उसके बालों की लंबी चोटी भी सफेद हो रही थी, अलबत्ता चेहरा साफ था। अगले पल वो दोनों एकदम ही हंस पड़े। फिजा में जो तनाव सा था एकदम कम हुआ। पहले तुम नहा लो, जब तक मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, सजावल ने वॉशरूम की तरफ इशारा किए कहा। तो हुरम इस्बात में सर हिलाती वॉशरूम चली गई। सजावल भाग कर घर से निकला और खुलकर सांस ली। उसके सामने गाड़ी रुकी तो वो उसमें बैठ गया। अगले पल गाड़ी चल पड़ी और थोड़ी देर बाद वो एक इमारत के सामने रुकी। ये उसके दोस्त का अपार्टमेंट था। वो इस अपार्टमेंट में दाखिल हो गया। वो इस टूटे फूटे घर के वॉशरूम में शावर नहीं ले सकता था। कुछ देर बाद वो शावर लेकर बाहर आया तो उसका दोस्त मिनहाज उसे देख मुस्कुराया। कहा था ना बहुत मुश्किल है, तुम जैसे सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले क्या जाने गुर्बत में जीना क्या होता है, हालांकि तुझे तो सिर्फ नाटक करना है, मिनाज ने तासुब से कहा। सोने का चम्मच लेकर तो वो भी पैदा हुई है, लेकिन उसे तो गुर्बत में जीना आता है। उसे पता है कि गंदे घर को साफ कैसे करना है, थोड़े से सामान को भी कैसे सेट करके रखना है वो खूबसूरत लगे, और अपने गरीब शौहर का दिल भी कैसे जीतना है। वो मुस्कुरा के बोला। वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी, लेकिन उसे छीन लिया था, इसलिए उसे सब पता है, मीनाज ने नरमी से कहा। वो बहुत मासूम है यार, मैं कहीं उसको हर्ट ना कर दूं, सजावट संजीदगी से बोला। मोहब्बत हो गई है क्या, इसको परेशान देख, वो हंसकर बोला। मीनाज का हाथ बेसाख्ता पीछे गर्दन की तरफ गया। पता नहीं यार, वो इधर उधर देखता उससे अपने चेहरे के तासुरात छुपाने लगा। खाने में क्या लेकर जाएगा उसके लिए, दाल चावल या चटनी रोटी, मीनाज ने उसे देख शरारत से कहा। अभी मीर सजावट इतना भी गरीब नहीं हुआ कि एक अपनी नई नवेली दुल्हन को पहले दिन ही अपनी गुर्बत दिखाए, इसलिए शराफत से किसी महंगे से रेस्टोरेंट से खाना मंगवा के वहां भेज। मैं निकलता हूँ, देर हो रही है, सजावट तेजी से बाहर निकल गया। वो घर वापस आया तो हूर साफ सुथरी खड़ी उसके लिए परेशान थी। कहाँ चले गए थे आप, इतनी देर लग गई और खाना भी नहीं लाए, पूनम ने उसका खाली हाथ देखकर कहा। सॉरी यार, वो दोस्त मिल गया था, बातें करने लगा, उसने फौरन वो बहाना बनाया जो वो सारे रास्ते सोच कर आया था। लेकिन आप तो नहाए हुए हैं, पूनम ने तफसीर से पूछा। हाँ उसके घर चला गया था, मैंने कहा ज्यादा देर हो जाएगी, भूख भी लग रही है, तो उसके घर नहा के उसके कपड़े पहन लिए। सजावल ने उसकी तवज्जो खुद पर कराई। वो सियाह जीन्स पर मैरून प्लेन शर्ट पहना हुआ था। अच्छा लेकिन आप खाना तो लाए नहीं, पूनम ने फिर सवाल पूछा।
ओह, तुम तो फौरन खतरनाक बीवी बन गई हो, इतने सवाल? वो झुंझला के बोला। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी पूछ रही थी बस। पूरम ने खौफ से उसे देखकर कहा। अरे नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम ऐसी रहो। मैं जब नहाने गया तो मैंने अपने दोस्त को भेज दिया खाना लेने के लिए। वो बेचारा गरीब होटल में कतार में खड़ा होगा, जब भी तो इतनी देर लग रही है। सजावल ने अपने माथे पर आए पसीना साफ किया। ओह, यहाँ ऐसी नहीं था। आपका दोस्त गरीब कैसे हुआ? वो तो बहुत अमीर है शायद। पूरम ने भोलपन से कहा। तो तुम्हें कैसे पता चला? मेरा मतलब, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो हिचकिचा के बोला। नहीं चाहता था कि पहले दिन ही उसकी सच्चाई खुले और वो उसे छोड़कर चली जाए। वो बिल्कुल अच्छा एक्टर नहीं था, ये बात आज उसने तस्लीम की। ये शर्ट उस पर जो लोगो लगा है वो बहुत महंगी ब्रांड का। गलत 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 मत समझिएगा, वो मेरी चच्ची का बेटा भी इसी ब्रांड की शर्ट पहनता है, तभी मुझे पता है। पूरम ने फौरन सफाई दी। अरे ये कॉपी है, हम जैसे गरीब लोगों का दिल रखने के लिए ब्रांड की कॉपी बना के कम पैसों में बेची जाती है। सजावन ने फौरन बात संभाली। अच्छा। वो सर हिला के रह गई। जब भी दरवाजा बजा तो उसने शुक्र मनाया कि वो, क्या पता वो अगला सवाल पूछ लेती। इतना ज्यादा खाना? सजावल वापस आया तो उसके हाथ में पैकेट से। पूरम ने आंखें फैलाए कहा। तुम पहली बार अपने घर आई हो, ये तो कुछ नहीं है। मेरा घर चले तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊं। वो नरमी से बोला। पूरम के गाल गुलाबी हो गए। वो दोनों बेडरूम में गए और बेड पर बैठकर खाना खाने लगे। आप काम क्या करते हैं? खाना खाते हुए पूरम पूछने लगी। सजावल एकदम ही चौंक गया। ये तो सोचा ही नहीं था कि वो काम क्या करता है, क्योंकि वो तो बस घर में बैठा रहता। वो मैं वो कुछ कहने लगा लेकिन समझ नहीं आ रही थी। आप प्लीज शर्माए नहीं, काम छोटा हो या बड़ा हो रिस्क का जरिया होता है। आपको भी काम करते हैं, मुझे इससे कोई मसला नहीं। वो नरमी से बोली। क्या सच में? वो आंखें फैलाए बोला। आप बताएं, आप क्या काम करते हैं? वो दोबारा पूछने लगी। मैं सब्जियां बेचता हूँ। वो एकदम ही बोल पड़ा। पूरम की आंखें चमक उठी। अरे वाह, मुझे सब्जियां बहुत पसंद है। वो खुश होकर बोली। सच्ची? वो दोबारा पूछने लगा। मुच्ची? वो खुश होकर बोली। तुम बहुत प्यारी लड़की हो हुरम, मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी, सबसे अलग। वो खोई नजरों से उसे देखने लगी। शर्म के मारे हुरम का चेहरा सुर्ख अनार की तरह हो गया। जब मीर सजावल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ नरमी से थामा, हुरम के दिल ने एक बीट मिस की। उसका हाथ नरमी से थाम कर सजावल होठों के पास लेकर गया और नरमी से चूमा। हुरम ने शर्मा के नजरें झुका ली। मीर सजावल आगे बढ़ा और उसे बाहों में भर लिया। सुबह के 10 बज रहे थे और वो बेड के किनारे खड़ी उसे उठा रही थी, जो बेखबर सो रहा था। वो शाम में 5 बजे उठने वाला सुबह 10 बजे उठने का सोच भी नहीं सकता था। उठे, आपने काम पर नहीं जाना? सुबह सवेरे सारे सब्जी वाले गलियों में निकल जाते हैं। अगर आप इतनी देर करेंगे तो कोई आपसे सब्जी नहीं खरीदेगा। वो भूलपन से उसे बुला रही थी। यार, आज शादी का पहला दिन है, आज तो छुट्टी करने दो। सजावट ने नींद से सुर्ख आंखें थोड़ी सी खोलकर उसे देखा। अच्छा, छुट्टी करेंगे तो क्या हम आज घूमने जाएंगे? वो उसके कान के करीब होती चीख कर बोली। सजावट एकदम उछल पड़ा। सारी नींद हवा हो गई। बिल्कुल जाएंगे, लेकिन शाम में, अभी गर्मी बहुत है। घर में ये हाल हो रहा है तो बाहर क्या होगा? सजावट ने कमरे में घुटन महसूस करते हुए कहा। अच्छा, फिर मैं नाश्ता बना देती हूँ, आप मुझे सामान ला दें। वो नरमी से बोली तो सजावट उठ के बैठा और हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। तुम्हें बहुत शौक हो रहा है आज के दिन मुझसे काम करवाने का और खुद भी काम करने का? सजावट उसकी आंखों में देखते पूछने लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे काम की आदत है। ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। वो सर झुकाए बोली। क्यों बोर होगी? मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। बस मेरे सामने ज्यादा काम का नहीं बोलना, मुझे पसंद नहीं है काम करना या तुमसे करवाना। वो उसको शरारत से कंधा मारते हुए बोला। आप काम पर नहीं जाएंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे? वो फिक्रमंदी से बोली। यार, मेरी एक दो दुकानें रेंट पर हैं, इससे किराया आता है, तुम फिक्र नहीं करो। बाकी जब मेरा दिल करेगा मैं काम पर चले जाऊंगा। वो उसको नरमी से समझाने लगा। एक बात पूछूं? वो एकदम कुछ याद आने पर बोला। तुम्हारी बाजुओं पर नील पड़े हुए हैं? वो उससे रात में पूछना चाहता था लेकिन मुनासिब नहीं लगा। उसकी बात सुनकर हुरम ने उसकी आंखों में देखा। सजावट ने महसूस किया उसकी आंखें भीग रही थी। वो तुम पर हाथ उठाते थे? वो सच लहजे में बोला। हुरम ने इस बात में सर हिलाया। कौन कौन? सजावट ने तफ्तीश से पूछा। चाची, बस वही मुझे मारती थी। वो सर झुका गई। क्यों मारा था? वो उसे खुद से लगाए नरमी से बोला। मेरे हाथ से कांच की प्लेट टूट गई थी। उसका लहजा नम था। उसकी बात सुन सजावट को लगा उसका दिल जल गया हो। हुरम ने अगले पल निगाह उठा के उसकी नजरों में झांका। अगर मुझसे बर्तन टूट गया तो क्या आप भी मुझे चच्ची की तरह मारेंगे? वो डर के पूछने लगी। सजावट ने गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज किया, फिर आगे बढ़कर उसके माथे पर लब रखे। तुम्हारे लिए मैं बर्तनों की फैक्ट्री आग लगा दूं? तुम एक बर्तन की बात कर रही हो? वो उसकी आंखों में झांककर नरमी से बोला। पूरम ने उसकी आंखों में अपने लिए ढेर सारी मोहब्बत देखी तो उसके कंधे से सर टिकाए आंखें मूंद गई। वो दोनों शाम में घूमने के घर से बाहर निकले। पूरम ने अपने कंधों पर शाल डाले, खुद को ढांपा हुआ था। सजावल कमीज शलवार में मलबूस था। वो दोनों पैदल चलते हुए सड़क पर आ गए जहाँ बहुत से स्टॉल्स लगे थे। मुझे वो खाना है। पूरम ने एक स्टॉल की तरफ इशारा किया तो सजावल उसका हाथ थामकर उस जानिब चला गया। वो गोलगप्पों का स्टॉल था। वो दोनों प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ गए। दरमियान में प्लास्टिक की मेज रखी थी। सजावल ने एक गिर नजर डालकर तफसीली जायजा लिया। ऐसी जगहों पर आने का उसका पहला तजुर्बा था और शायद हुरम का भी, लेकिन वो सुकून से बैठी हुई थी। दुकानदार ने उनके सामने गोलगप्पों की प्लेट रखी तो सजावल अपने हाथ से हुरम को खिलाने लगा। एक गिर गुजरते लोग रश को हसरत से इस जोड़े को देख रहे थे। आप क्या खाना है? गोलगप्पे खाने के बाद वो हुरम को देखते बोला। हुरम ने उंगली से एक तरफ इशारा किया। वो चाट का स्टॉल था।
सजावल ने दुकानदार को इशारा किया तो वो उसके लिए चाट की प्लेट ले आए। पूरम ने खूब मजे से खाया। जब सजावल पैसे देने दुकानदार के पास गया तो दोनों दुकानदारों को कीमत से ज्यादा अदायगी की क्योंकि उसकी बीवी आज बहुत खुश थी। पूरम, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? वो वहां से मैं उसका हाथ पकड़कर चल रही थी जब सजावल ने उसकी तरफ देखकर कहा, जी बिल्कुल है। वो नरमी से बोली, अगर तुम्हें मेरे बारे में कोई ऐसी बात पता चले जो ठीक ना हो तो क्या करोगी तुम? वो सामने की तरफ देखता पूछने लगा। शाम ढल रही थी, रात की सियाही आसमान पर फैल रही थी, लोग घरों की तरफ जा रहे थे। मैं पहले आपसे पूछूंगी, वो उसे देखकर बोली जिसके तासुरात संजीदा थे। अगर वो बात दुरुस्त निकली तो? वो फिर से बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। वो नरमी से बोलकर सामने देखने लगी जब सजावल ने उसे देखा और फिर कुछ सोच कर सर झटक दिया। दिन यूं ही गुजरते रहे। वो दोनों प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे थे। उसे लगा था वो लड़की उसकी गुर्बत से भाग जाएगी, लेकिन वो मासूम तो आलीशान बंगले में भी मुलाजमाओं की तरह रहती थी। उसे खुद से मोहब्बत करते और गुर्बत को कबूल करते देख सजावल उसे एक आलीशान घर में ले गया। पूरम को लगा मुलाजमत करने आए हैं, लेकिन वहां सब नौकरों को सजावल के आगे सर झुकाया सलाम करते देख पूरम साकित हुई, क्योंकि वो कोई और नहीं, मीर सजावल खानजादा था, मलिकों का सबसे बड़ा दुश्मन। भैया हमारा घर है पूरम। पूरम को साकित जामिन खड़ा देख वो नरमी से बोला तो पूरम ने चौंक कर उसे देखा। आप झूठ बोल रहे हैं? वो बेयकीनी से पूछने लगी। नहीं, ये सच है हुरम। इतना दिन जिस तरह तुमने मुझे देखा वो मेरा असल नहीं था, ये मेरा असल है। मैं मीर सजावल हूँ, बिजनेसमैन। सजावल ने धीरे से कहा। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? वो आंखें फैलाए पूछने लगी। तुम मेरे दुश्मनों के घर पली पड़ी हो, इसलिए मैं देखना चाहता था कि तुम काबिल एतबार हो या नहीं। सजावल ने नरमी से कहा। आपने मुझसे शादी क्यों की? वो खौफ से पूछने लगी। तो मुझे पसंद आ गई थी, उसने सादगी से कहा। क्या मतलब? वो चौंक गई। वो उसे पहले से जानता था। हुरम को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कोई सच सामने आएगा। एक दिन मैंने तुम्हें कॉलेज के बाहर देखा था, तब मैंने तुम्हारा पता कराया तो पता चला तुम मेरे दुश्मन के घर में रहती हो। मेरा दिल आ गया था तुम पर, जब ही तुमसे शादी की। वो नरमी से बताने लगा। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? वो नम आंखों से पूछने लगी। बताया ना, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता था। इतनी जल्दी तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे खानदान से मेरी बहुत गहरी दुश्मनी है। वो सच लहजे में बोली। कैसी दुश्मनी? उसने खौफ से पूछा। तुम्हारे चचा ने मेरे फूफो को मारा था। ये बात सुनकर पूरम हैरान रह गई। मेरे चचा? ऐसे नहीं है, वो लोग मुझ पर जुल्म कर सकते हैं लेकिन किसी की जान नहीं ले सकते। पूरम ने फौरन अपने चचा की तरफ से सफाई पेश की। इसकी बात सुनकर सजावल के लबों का एक किनारा धीरे से फैला। तुम बहुत मासूम हो हुरम, वो सर झटक कर बोला। नहीं, मैं इतनी भी मासूम नहीं, वो गुस्से से बोली। तुम्हें इनकी असलियत नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ। इस आदमी ने तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। जिस घर में तुम गुलाम बनकर रह रही थी वो तुम्हारा अपना है, उनका नहीं। दूसरी बात, तुम्हारे चचा ने मेरी फूफू को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था। वो बहुत मासूम थे, इनकी बातों में आ गई और तुम्हारे चचा ने उनका फायदा उठाने उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद वो उनके गम में घुलकर इस दुनिया से चली गई। और अब मैं भी तुम्हारे चचा को इसी तरह तड़पाऊंगा जैसे मेरी फूफो तड़पी थी। वो गुस्से से बोला। हे, वाकई सच है? पूनम ने हैरत से पूछा। बिल्कुल सच है मेरी जान, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नुकसान पहुंचाने का तो सोच भी नहीं सकता, तुम तो मेरी जिंदगी हो, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। सजावल ने उसके करीब आते उसके कमर में हाथ डालकर खुद से लगाया। आपको मुझ पर सब भरोसा हुआ? इतना अरसा मेरे साथ रह रहे थे, आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? वो खफा होके बोली। भरोसा तो तुम पर पहले दिन ही हो गया था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो गुर्बत भरे दिन एंजॉय करना चाहता था जब हम गोलगप्पे, चाट, दाल चावल खाते थे। यार हुरम, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे लगता था लड़कियां पैसे पर मरती हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हें देखकर मैं गलत साबित हो गया। वो उसके माथे पर होंठ रखते बोला। मैं यहाँ नहीं रह सकती, वो मुंह बना के बोली। क्यों? सजावल हैरान हुआ। मुझे इतने बड़े घर में डर लगेगा, मुझे अपने इसी घर जाना है, छोटे से घर में। जब आप बाहर जाते थे तो डर नहीं लगता था, वो भोलपन से बोली। अरे मेरी जान, डर क्यों लगेगा, यहाँ फुल टाइम मुलाजिम होते हैं। वो नरमी से बोला। आपकी फैमिली सच में गांव में रहती है? वो कुछ याद आने पर पूछने लगी। सजावल के चेहरे पर एक साया लहराया। नहीं, वो लोग यहीं रहते हैं, मैंने झूठ कहा था, वो धीरे से बोला। हम उनके साथ नहीं रहेंगे? वो चौंक कर पूछने लगी। नहीं, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे अकेले का, जिसे मैंने तुम्हारे नाम किया है। हम वहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इन लोगों से मिलवाने जरूर जाऊंगा। सजावल ने नरमी से कहा। वो लोग मेरे बारे में जानते हैं? वो फिर से पूछने लगी। हाँ, सब जानते हैं, लेकिन वो लोग हमारी शादी से खुश नहीं। खैर, मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, मेरा जो दिल करता है मैं वो करता हूँ, वो बरहमी से बोला। वो लोग इसलिए खुश नहीं कि आपने अपने दुश्मनों के घर की लड़की से शादी कर ली? वो सोचकर पूछने लगी। नहीं, कोई और वजह है। सजावल ने उससे नजरें चुराई। कैसी वजह? उसने तजस्सुस से पूछा। बाद में बताऊंगा, अभी मैं तुम्हें घर दिखाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। सजावल उसके पास गया और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी किए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो धान पान सी लड़की उसके एक हाथ में आ जाती थी। सजावल उसे उसके घर की एक एक चीज दिखाने लगा। वो दोनों सोने के लिए लेट गए थे जब हुरम ने कुछ पुष्टि के घर से उसकी तरफ करवट ली। आप मेरे चचा को मार देंगे? वो नरमी से पूछने लगी। नहीं, मौत से बदतर जिंदगी दूंगा, वो सख्त लहजे में बोला। फिर उसका उतरता चेहरा देखकर उसके चेहरे के तासुरात नर्म पड़े। तुम मोहब्बत करती हो अपने चचा से? वो उसे खुद से लगाए पूछने लगा। हुरम ने इस बात में सर हिलाया।
इतना जुल्म सहने के बाद भी वो हैरानगी से पूछने लगा, जुल्म तो चच्ची करती थी, वो थोड़ी। वो जल्दी से बोली, चच्ची को इजाजत थी तो जुल्म करती थी ना। अगर चचा तुमसे प्यार करते तो कभी अपनी बीवी को तुम पर जुल्म करने ना देते। उन्होंने अपनी बीवी को बुरा क्यों बना के खुद को तुम्हारे सामने अच्छा बनाया हुआ था, ताकि कभी तुम्हें वो गलत ना लगे और तुम इन लोगों के खिलाफ स्टैंड न लो, क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं। सजावन ने धीरे से उसकी सिल्की बालों में उंगलियां फेरी। पूरब गौर से उसका चेहरा देख रही थी, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो। ऐसी बात नहीं है, वो उससे नजरें चुराए बोली। तुम्हें खुद सच पता चल जाएगा, सच छुपता नहीं है, एक दिन खुद सामने आ जाता है। उसने गहरा सांस लिया, फिर कुछ याद आने पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कल सुबह मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा, घर वालों से मिलाने, वो नरमी से बोला। पूनम के बालों में चलती इसकी उंगलियां अब नीचे आके उसके गाल सहला रही थी। इन लोगों ने मुझे घर में घुसने नहीं दिया तो, वो फिक्रमंदी से बोली। खर्चा पानी नहीं बना जाएगा उनका, वो हंसकर बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। सबको मैं पाल रहा हूँ, इसलिए डोंट वरी, कोई कुछ नहीं कहेगा, वो दोबारा मुस्कुरा के बोला। बुरी बात, अपने घर वालों के लिए ऐसे नहीं बोलते, पूनम ने उसे टोका। घर वालों के लिए कौन बोल रहा है, वो तो घर वालों ने घर में फजूल लोग रखे हुए हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मीर सजावट की वाइफ हो, पर एटीट्यूड में रहना। वैसे तुम्हें एटीट्यूड तो है नहीं, लेकिन मुझे कॉपी करना। वो उसे ताकीद करने लगा। पूनम उसकी शक्ल देख मुस्कुराई। क्यों मुस्कुरा रही हो, वो उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किए पूछने लगा। दीवार के खिड़की से चांद की चांदनी इन दोनों पर पड़ रही थी, कमरे में अंधेरा था। आप पागल हैं इसलिए, पूनम ने शरारत से कहा। पागल तो हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए, वो खुमार भरे लहजे में बोला। आपने मुझे पहली बार देखकर पसंद किया था, उसने बातों का सिलसिला आगे बढ़ा दिया। हाँ, तुमने पिंक कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, तुम्हारी चोटी बंधी हुई थी और सर पर भी पिंक दुपट्टा था। इस दिन शायद तुम्हारे कॉलेज में पार्टी थी। बाकी लड़कियों की निस्बत तुम बहुत कम तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी बेइंतहा हसीन लग रही थी। मैं तुम्हें देखता रह गया। तुमने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, पैरों में सिया जूते थे। वो सोचकर बता रहा था, जबकि हुरम की आंखें फैलती चली गईं। आप इन सब लड़कियों को इतनी गौर से देखते हैं, वो खफा होते बोली। नहीं, सिर्फ उन्हें जो मुझे अच्छी लगती हैं, सजावल ने कंधे उचका के कहा। मेरे अलावा कितनी लड़कियां अच्छी लगी हैं आपको, वो रोनी सूरत बना के बोली। कोई बच कोई 55-50, वो संजीदगी से बोला। पूनम एकदम उठकर बैठ गई। तो फिर उनसे शादी क्यों नहीं की, वो गुस्से से पूछ रही थी। वो लोग राजी नहीं हुई ना, तुम्हारा नसीब अच्छा था, तुम राजी हो गई, वो उसके गुस्से से पड़ते सो चेहरे को देखकर मजा ले रहा था। शर्म आनी चाहिए आपको, पूनम की आंखें भीगने लगी तो वो संजीदा होता उठकर बैठा। यार तुम इतनी सी बात पर रो रही हो, ऐसा होता रहता है, मर्द हूँ, लड़कियां पसंद आ जाती हैं। वो आंखों में संजीदगी भरे उसे देख मासूम बनने की अदाकारी करते हुए बोला। मर्द वो होता है जिसे सिर्फ एक लड़की पसंद आए और वो बस उसके साथ रहे, किसी और की तरफ नजर उठा के बिना देखे। पूनम ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, तुम इतनी सीरियस हो गई हो। तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं लड़कियां ताड़ता रहूं। उस दिन इत्तेफाकन तुम पर नजर पड़ गई थी, फिर मैं नजरें पलटना ही भूल गया। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी, जब भी उसे इतने गौर से देखा था। वो अब नरमी से अपने उसे अपनी बाहों में भरता हुआ बोला। हवा का एक झोंका आया, जो हूर के बालों को एक लटके उसके चेहरे पर फैलाता चला गया। सजावन ने बहुत नरमी और मोहब्बत से वो लट पूरम के कान के पीछे अड़ी थी। सच बोल रहे हैं ना, वैसे झूठ भी बोल रहे हैं तो क्या हुआ, सच एक दिन खुद सामने आ जाता है, वो बच्चों की तरह पलके झपका के बोली। तो सजावल का कहका फिजा में बुलंद हुआ। हूर ने उसके यूं हंसने पर बुरा मनाते हुए अपनी बत्ती से दिखाई और फिर मुंह बना लिया। अच्छा बाबा सॉरी, सजावन ने उसे गुस्से लगाया और फिर उस पर अपना प्यार निछावर करने लगा। उसने जामुनी रंग का लंबा फ्रॉक पहना हुआ था, कानों में डायमंड के मोतियों वाले टॉप्स थे, जो कल उसे सजावल ने गिफ्ट किए थे। इसके बाल कमर पर बिखरे हुए थे। मैं तैयार हूँ, उसने सजावल को देखकर कहा, जो थ्री पीस पहना हुआ था। तुमने मेकअप नहीं किया, सजावल ने उसका मेकअप से पाक चेहरा देखते हुए कहा। नहीं, मैं मेकअप नहीं करती, उसने धीरे से कंधे उचकाए कहा, जब सजावल उसके करीब आया। अच्छा हुआ नहीं किया, वरना मैं खराब कर देता, वो जुबाइन अंदाज में बोला, जब बिना ब्लश ऑन किए ही हुरम के गाल सुर्ख पड़ गए। सजावल ने दोनों हाथ उसके कमर में डालकर उसे अपनी जानिब खींचा। वो उसके सीने से आ लगी। वो उसकी गांड पर लब रखने लगा, जब हुरम ने उसे दूर किया। देर हो रही है, चलें, वो उसे आंखें दिखा के बोली। तुम पहली लड़की होगी जिन्हें अपने ससुराल वालों से मिलने की बहुत जल्दी है। वो गाड़ी की कीज उठाता उसका हाथ थामकर बाहर की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के सफर के बाद उनकी गाड़ी एक खूबसूरत से बंगले के बाहर रुकी, तो सजावन ने गाड़ी से निकलकर फ्रंट डोर खोलकर अपना हाथ उसके आगे बढ़ाया, जिसे थाम कर वो गाड़ी से निकल गई। वो ऊंची हील्स पहनी हुई थी, जब भी उसके कंधे तक आ रही थी, वरना वो उसके काफी छोटी थी। वो हुरम का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हुआ। घर वालों को पहले ही इत्तला मिल गई थी कि वो आ रहा है। उसको देखते ही उसकी माँ खुशी से उसके पास आई और उसके गले लग गई। अलबत्ता उसने नागवारिया से उसके पीछे खड़ी लड़की को देखा, जो डरी हुई लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हुरम ने मुस्कुरा के उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो जोर से जता के दो टोक जवाब देती फिर से सजावट से बात करने लगी। अपनी माँ से मिलकर सजावट सोफे के पास आया, जहाँ दादी बैठी थी। उसने झुककर उनका हाथ सर पर रखवाया, फिर हुरम की तरफ इशारा किया। दादी, ये है हुरम, वो नरमी से बोला। दादी ने एक तफ्तीशी नजर हुरम पर डाली। बहुत उबली है, खाती पीती नहीं है क्या, दादी का अंदाज भी अजीब सा था।
पहले नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। जल्द आप लोगों की तरह कर दूंगा इसको। सजावल ने भी इन सब की फरबा जिस्म तंज किया। इसको इससे नहीं मिल पाओगे। हुरम को लिए अपने वालिद के कमरे में जाने लगा जब दादी ने पीछे से आवाज लगाई। मैं खुद मिलने आ गई दादी। निस्वानी आवाज पर हुरम ने बात पलट कर देखा। वो एक खूबसूरत लड़की थी, उसके बाल सुनहरे थे और आंखें भी। वो पैंट शर्ट में मलबूस थी, बलदार बाल कंधे पर गिरे हुए थे। ये सजावल की बचपन की बगेतर है और जल्द बीवी बनने वाली है। पूनम उसे देख रही थी जब दादी की सख्त आवाज कानों तक पड़ी और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने चौंक कर सजावल को देखा जो शर्मिंदगी से सर झुका गया। उसने मना भी किया था कि जाते ही उसे शीजा के बारे में ना बताया जाए, लेकिन दादी तो जड़ी भुनी बैठी थी। जब भी फौरन भड़ास निकाल ली। हेलो, कैसी हो तुम? शीजा ने उसके करीब आते सरता पा उसका जायजा लिया, फिर तंजिया नजरों से सजावल को देखा। ये है तुम्हारी पसंद जिसे तुमने मुझ पर फौकियत दी? उसने हकारत से हुरम को देखा जब सजावल ने जबड़े भींच लिए। हुरम सदमे से साकित खड़ी थी। लगता है तुमने इसे हमारे बारे में नहीं बताया। सजावल, वेरी बैड। तुम्हें इस तरह से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, वो जलकर बोली। हुरम की आंखें भीगने लगी। तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। हुरम चलो। सजावल ने हुरम को हाथ से थामा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन हुरम के कदम आगे नहीं बढ़े। वो शिकवा की नजरों से सजावल को देख रही थी जब वो वापस पीछे आया और उसे गोद में उठा के सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ये मंजर देख शीजा करंट खा के गिर गई। उसने बेयकीनी से दादी की तरफ देखा जो शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। वो हुरम को गोद में उठाए कमरे में ले आया। हुरम ने बहुत कोशिश की कि वो उसे नीचे उतार दे, मगर वो किसकी सुनता था। ये कमरा सजावल का था, जिसमें बैठ के पीछे सजावल और शीजा के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी, जो गालिबन उनकी मंगनी की थी। इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। बेड के पीछे लगी तस्वीर देख उसकी आंखें फिर से भीगने लगी। पूरम प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता था, जब भी तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ, वरना मैं तुम्हें आसानी से धोखे में रख सकता था। सजावल ने उसे बेड पर बिठाया। कुछ दिनों बाद आपका एक राज खुलता है। पहले आप अमीर निकले, अब आपकी एक मंगेतर निकली, कुछ वक्त बाद एक बीवी निकलेगी और फिर कुछ वक्त बाद बच्चे। आखिर कितने राज हैं आपके जो मुझसे छुपाए हुए हैं? वो भराई हुई आवाज में बोली। तुम गलत समझ रही हो हुरम, मैं मजबूर था जब भी तुम्हें नहीं बताया। सजावल ने नरमी से कहा। मर्द कभी मजबूर नहीं होता, आप झूठे हैं, धोखेबाज है। हुरम की आंखों में नफरत उमड़ आई। यानी तुम मेरी एक बात भी नहीं सुनोगी? उसके चेहरे का रुख दूसरी तरफ देख वो गुस्से से बोला। हुरम ने नफी में सर हिलाया तो वो गुस्से से जबड़े खींचकर शीजा की अकल ठिकाने लगाने के लिए कमरे से निकल गया। वो दरिश्तगी से चलता हुआ सीढ़ियां फलांगता वापस लाउंज में आया, जहाँ शीजा खड़ी दादी से कुछ बातें कर रही थी। सजावल उसके करीब आके रुका। क्या जरूरत थी इतनी बकवास करने की? सजावल उसके सामने खड़ा गुस्से से पूछने लगा। शीजा ने कुछ बोलने के लिए लब वाह किए। जब उसकी नजर सीढ़ियों पर खड़ी हुरम पर पड़ी, वो सजावल के पीछे आई थी, कहीं वो गुस्से में कुछ ना कर दे। सजावल, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तुमने उसको मुझ पर तरजीह दी। 30 सालों में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ और इस 2 दिन पहले की आई हुई लड़की से हो गया। बस यही बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी सजावल, अब कभी ऐसा नहीं होगा। वो मेरे लिए बिल्कुल छोटी बहनों की तरह है। तुम कहो तो मैं उससे माफी भी मांग लूंगी। शीजा ने झूठे आंसू आंखों में भरते हुए कहा तो सजावल नरम हुआ। इट्स ओके, ख्याल रखना अब उसकी दिल आजारी ना हो। सिर्फ तुम नहीं, यहाँ मौजूद सब लोग ख्याल करें। अगर किसी ने उसे कुछ कहा तो मैं उसे कभी यहाँ नहीं लेकर आऊंगा। उसने उंगली दिखाकर सबको तंबी की। इसकी बात सुनकर शीजा उसके बिल्कुल करीब आई। उसे सजावल के इतने करीब देख हुरम का सांस रुका। बेफिक्र हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। शीजा ने दोनों हाथों से सजावल की शर्ट के कॉलर दुरुस्त किया और नजरें घुमा के हुरम को देखा, जो लब भींचती वापस कमरे में चली गई। रात में डिनर पर मिलते हैं, शीजा ने मुस्कुरा के कहा। सजावल वापस चला गया। जब वो दादी के पास आए, मुझे लगा था ये मेरी टक्कर की कोई लाएगा, लेकिन ये तो मेरे आगे कुछ भी नहीं। इसे तो मैं 2 मिनट में फुटबॉल की तरह लात मारकर घर से निकालूंगी। बस आप आज रात किसी तरह सजावल को यहाँ रोक लें, ऐसे हालात पैदा करूंगी ये खुद सजावल को छोड़कर चली जाएगी। शीजा झुककर दादी के कान में कहती सिरे रब मुस्कुराई। सजावल हुर के पास आया तो वो मुंह फेर कर बैठी थी। सजावल ने उसके करीब बैठकर नरमी से उसका हाथ थामकर अपने लबों से लगाया। हुर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इससे मेरी बचपन में मंगनी हुई थी। वो दादी की बहुत बहन की पोती है। इसकी पूरी फैमिली हमारे साथ रहती है। बचपन से हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे कभी उससे मोहब्बत नहीं हुई। मुझे तुम पसंद आ गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। ये खबर सुनकर घर वाले बहुत खफा हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने शीजा से शादी न की तो वो लोग मुझसे वास्ता खत्म कर देंगे। और शीजा को भी तुम्हारे से कोई मसला नहीं था, वो दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार थी। जब भी मैंने ये मंगनी खत्म नहीं की, वो अच्छी ही लड़की है। बस अभी जेलिसी में तुम्हें ऐसा कह दिया, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करेगी। सजावल शर्मिंदगी से बोला। मैं आपको किसी के साथ नहीं देख सकती। वो सर झुकाए बोली तो सजावल ने गहरा सांस लिया। मैं मोहब्बत तुमसे करता हूँ, वो उसको जताने लगा। हुरम ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। वो उठकर वॉशरूम चली गई। सजावल से वो ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। उसने खुद को समझाया। शीजा उससे पहले पहले से सजावल की जिंदगी में थी। दोनों के दरमियान वो आई थी, शीजा नहीं। वो वॉशरूम से आई तो वो उसके इंतजार में ही बैठा था। फिर वो दोनों साथ उसके बाबा से मिलने चले गए।
رات کے کھانے کا وقت تھا. بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پر سب گھر والے بیٹھے تھے. شیزا کے والدین, اس کا بھائی, سب سجاول سے ملے. سجاول ایک طرف کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. اس کے برابر میں حورم بیٹھی تھی. جب بھی دوسری طرف والی کرسی پر شیزا آ کے بیٹھ گئی. حورم نے چکن کڑھائی کی ڈش اٹھا کے سجاول کے سامنے رکھی تو شیزا نے اسے دور کر دیا. سجاول چکن نہیں کھاتا, تمہیں اتنا نہیں پتا چلا؟ شیزا نے طنزیہ انداز میں کہا. حورم نے چونک کر سجاول کو دیکھا. وہ پلیٹ پر نظریں جھکائے چاول نکال رہا تھا. حورم کی آنکھیں دھندلا گئی. جبکہ سجاول کو خاموش دیکھ شیزا کی لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی. بیٹا کہاں رہتی تھی تم؟ شیزا کے گھنگرو بالوں والی ماں نے بناوٹی انداز میں پوچھا. جی اپنے چچا چچی کے ساتھ, حورم نے دھیرے سے کہا. اس چچا کے ساتھ جس نے ہمارے گھر کی بیٹی کی جان لی تھی؟ اس خاتون کی بات سن کر پلیٹ میں چلتا سجاول کا ہاتھ رکا. حورم ساکت رہ گئی. جی انہی کے ساتھ, وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی. جب اس کی بات سن کر دادی نے زور سے چمچ پلیٹ پر مارا اور اٹھ گئی. سجاول نے کھا جانے والی نظروں سے شیزا کی ماں کو دیکھا جو غصے اور نفرت کی ملی جلی کیفیت سے حورم کو دیکھ رہی تھی. دادی کے جانے کے بعد سجاول کے والدین بھی ڈائننگ ٹیبل چھوڑ کر چلے گئے. باقی سب کو کوئی فرق نہیں پڑا. سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا, لیکن حورم کے حلق سے کھانا نہیں اترا. کھانا کھانے کے بعد سجاول دادی کے کمرے میں گیا تو وہ غصے سے بیڈ پر بیٹھی دکھائی دی. سوری دادو, میں جانتا ہوں آپ ہرٹ ہیں. چچی کو اس وقت پھپھو کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. سجاول نے نرمی سے کہا. چچی کو نہیں کرنا چاہیے تھا یا تمہیں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی جو ہمارے دشمنوں کے گھر کا حصہ ہے؟ جب بھی وہ ہمارے سامنے آئے گی ہمیں ہماری بڑی ہوئی بیٹی یاد آئے گی, دادی نے غصے سے کہا. دادو اس کا کیا قصور ہے یار, وہ تو خود ان کے ظلم کا حصہ بنی ہوئی ہے. اس کا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ ملنا بھی نہیں چاہتی ان سے. سجاول نے فوراً اس کی حمایت کی. کون کا رشتہ ہے اس کا اس بغیرت آدمی سے, یہی قصور ہے اس کا, وہ خرائیں. اچھا آپ غصہ نہ کریں, میں اب حورم کو یہاں نہیں لاؤں گا, ہم گھر جا رہے ہیں, وہ دھیرے سے بولا. اب اس لڑکی کی خاطر تم ہمارے ساتھ تھوڑا وقت بھی نہیں بتاؤ گے؟ ہم تم سے خفا ہیں سجاول, اگر تم ہمیں منانا چاہتے ہو تو آج تمہیں یہیں ٹھہرنا ہوگا. دادی کا غصہ اب ہلکا ہوا تھا. بالکل میں رک جاؤں گا. سجاول نے فوراً حامی بھری تو دادی خوش ہو گئی. کافی دیر تک وہ دادی کے ساتھ کمرے میں باتیں کرتا رہا. پھر حورم کا خیال آتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی, آنکھوں میں آنسو بھرے تھے. یہاں آ کے اسے بہت گھٹن کا احساس ہو رہا تھا. دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اپنے آنسو صاف کیے. سجاول کمرے میں آ کے اس کے پشت پر کھڑا ہوتا اسے اپنے حصار میں لے گیا. سوری یار, ابھی سب تمہیں غلط سمجھ رہے ہیں, ان کا درد بھی تو بہت بڑا ہے. تمہارے چچا نے میری پھپھو کے ساتھ بہت غلط کیا تھا, تو فکر نہیں کرو, سب تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے. کوشش کرنا شیزا کی مما یا بھائی سے تمہاری بات چیت نہ ہو, وہ لوگ ایسے ہی ہیں اور مجھے بھی خاص پسند نہیں. اس گھر میں انہیں دادی کی وجہ سے برداشت کرتا ہوں. دادی کو بہت محبت ہے ان سے. جب بھی ان کے میاں سمیت انہیں یہاں رکھا ہوا ہے, ان کے میاں بھی کماتے نہیں ہیں تو سب کا خرچہ ہم ہی دیتے ہیں. سجاول نے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے تفصیل سے بتایا تو حورم نے اس بات میں سر ہلایا. اسے اپنا آپ بہت کم لگنے لگا تھا, خاص طور پر شیزا کے آگے. وہ اسے لاکھوں گنا بہتر تھی. اسے سوچ کر سر جھٹک دیا. سجاول نے اسے چپ کھڑا دیکھ اس کا رخ اپنی جانب کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دھیرے سے مسکرا دی. میں جانتا ہوں یہ سب برداشت کرنا بالکل آسان نہیں, بس آج رات کی بات ہے, پھر ہم اپنے گھر چلے جائیں گے. سجاول نے نرمی سے کہا تو حورم نے چونک کر اسے دیکھا. وہ آج رات یہیں رکنے والے تھے. یہ سن کر اس کا موڈ مزید خراب ہوا. آپ نے تو کہا تھا ہم رات میں گھر جائیں گے, وہ ٹوٹے ہوئے لہجے سے بولی. ہاں کہا تھا اور جانا بھی تھا, لیکن دادو نے روک لیا. وہ چاہتی ہیں آج ہم یہیں ٹھہریں, ہم کل گھر چلے جائیں گے, وہ کہتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھ گیا. حورم نے گہرا سانس لیا. سجاول کی دادی کو تو اس سے بہت نفرت تھی. حورم نے آگے بڑھ کر سجاول کے سینے سے سر ٹکا دیا. سجاول اسی کمر سہلانے لگا. جب دروازہ کھلا اور شیزا اندر آئی, لیکن سامنے ان دونوں کو دیکھ ٹھٹک گئی. سوری میں بغیر نوک کیے آ گئی. وہ کیا ہے نا, مجھے سجاول کے کمرے میں ایسے ہی آنے کی عادت ہے. آدھی رات کو بھی میں اس کے کمرے میں ایسے ہی آ جاتی تھی, لیکن اب نوک کر کے آؤں گی. حورم سجاول سے دور ہوئی تو شیزا نے اسے جتاتے ہوئے انداز میں کہا جیسے سجاول سمجھ نہ سکا. اٹس اوکے. حورم اس کی چال سمجھ گئی تھی. جب بھی مسکرا کے کہا. اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس لڑکی سے کیسے نمٹا جائے. دادی نے بتایا کہ تم لوگ آج یہیں رک رہے ہو, تو میں نے سوچا ٹائم اسپینڈ کر لوں تم لوگوں کے ساتھ. ان دونوں کو کھڑا دیکھ وہ قریب آتے بولی. ہاں ضرور, سجاول نے مسکرا کے کہا. حورم نے اس کی طرف دیکھا. وہ شیزا کے لیے بہت نرم تھا, شاید وہ بھی شیزا کو پسند کرتا تھا. تم لوگ کھڑے ہی رہو گے کیا, یا میں نے تم لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا؟ اگر ایسی بات ہے تو میں چلی جاتی ہوں, شیزا نے آپ پورا مناتے ہوئے کہا. ارے نہیں ایسی بات نہیں, آپ بیٹھے نا, سجاول سے پہلے حورم کہتے ہوئے آگے بڑھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی. اس کے ساتھ ہی سجاول بھی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا. حورم کے بالکل سامنے شیزا بیٹھ گئی. جب بھی ملازم اجازت لے کر کمرے میں آئی اور شیزا کو ایک بڑا سا البم تھما کے چلی گئی. یہ ہمارا فیملی فوٹو البم ہے, اب تم بھی اس فیملی کا حصہ ہو تو سوچا نہیں دکھا دوں. سوچا تمہیں دکھا دوں, شیزا نے کہتے ہوئے حورم کے سامنے البم رکھ کر کھولا. سامنے بہت سی تصویریں تھیں. وہ ہر تصویر پر انگلی رکھ کر اسے بتانے لگی. یہ میری اور سجاول کی پکنک کی, یہ سجاول کے آفس کی, یہ ملائیشیا ٹرپ کی, یہ پیرس کی, یہ بچپن میں اسکول فنکشن کی. وہ ہر تصویر کے بارے میں بتانے لگی جس میں ان دونوں کے بچپن اور جوانی کی تصاویر تھیں. اس البم کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ یہ فیملی البم نہیں بلکہ ان دونوں کا البم ہو, لیکن شیزا کی نظر میں تو شاید یہ فیملی البم تھا.
क्योंकि वो और सजावल एक फैमिली बनने जा रहे थे और इन दोनों के दरमियान हूरम आ गई थी। एल्बम में इन दोनों की तस्वीर देख हूरम को एहसास हुआ कि वो दोनों वो दोनों बहुत क्लोज थे। सजावल भी इन तस्वीर को देख धीरे से मुस्कुरा रहा था। पता है हुरम, ये इतना अच्छा है कि मैं इसे आधी रात को भी अपने कमरे में बुलाती थी ना, ये आ जाता था। शीजा ने हुरम की आंख में देख के जता के कहा। हुरम ने बेसाख्ता नजरें झुकाई। मुझे लगता है तुम थक गई हो, चलो मैं ये एल्बम यहीं छोड़कर जाती हूँ, तुम बाद में देख लेना, अभी आराम कर लो। शीजा एल्बम बंद करके वहां से उठ गई। हुरम ने एक नजर इस एल्बम को देखा और फिर आंखें मूंद कर लेट गई। सजावल ने उसे कोई बात नहीं की, शायद वो शीजा के साथ बिताए वक्त में खोया हुआ था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि सजावल उठ के बाहर गया है। उसने मुड़कर देखा, सजावल बेड पर नहीं था। वो उठकर बैठी और एल्बम खोल लिया। वो सुकून से वो एल्बम देखने लगी। एक जगह पर वो ठिठक गई। ये सजावल और शीजा की मंगनी की तस्वीर थी जिसमें वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो दोनों मुकम्मल थे, एक खूबसूरत जोड़ी। कुछ देर बाद हुरम ने एल्बम बंद कर दिया और सजावल सजावल के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन काफी देर तक। जब वो नहीं आया तो हुरम सोने के लिए लेटने लगी। जब उसकी नजर साइड टेबल पर रखे सजावल के फोन पर पड़ी, उसे याद आया कि सजावल के जाने के बाद उसके फोन पर किसी का मैसेज आया था। हुरम ने सजावल का मोबाइल उठा के देखा तो स्क्रीन पर शीजा का मैसेज जगमगा रहा था। जल्दी कमरे में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये मैसेज देख हुरम समझ गई कि सजावल कहाँ गया है। उसे एकदम ही सजावल पर गुस्सा आया। वो दांत पीस कर उठी और कमरे से निकल गई। अगले पल वो शीजा के कमरे के बाहर खड़ी थी। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था जिससे वो अंदर का मंजर साफ देख सकती थी। वो बेड पर बैठा था और शीजा उसके बराबर में उसके कंधे पर सर रखे बैठी थी। अगले पल शीजा सीधी हुई और आंखों में शरारत देकर सजावल के बिल्कुल करीब होकर बैठ गई। उसने अपना चेहरा सजावल के चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया। वो बगैर आस्तीनों वाले शर्ट और ट्राउजर में मलबूस थी। उसने अपने दोनों हाथ सजावल की शर्ट पर रखे और बटन खोलने लगी। जब सजावल ने दरिश्तगी से उसका हाथ पकड़ा, मुझे पता था तुम ये सब करोगी, मुझे ये भी पता है इस वक्त हुरम बाहर खड़ी है और तुमने दरवाजा खुला छोड़ा है ताकि वो हमें इस हाल में देखे और मुझे छोड़कर चली जाए। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम वो एल्बम मेरे कमरे में इसलिए लाई ताकि तुम हुरम को जला सको। तुमने मुझे मोबाइल कमरे में छोड़कर आने का इसलिए बोला ताकि तुम हुरम को मैसेज पहुंचा सको कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। तुम इस वक्त ये वाहियात लिबास पहनकर इसलिए बैठी थी कि मुझे बहका सको और हुरम को मुझसे दूर कर दो। मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता हूँ शीजा, लेकिन आज तुमने अपनी औकात दिखा दी। तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे कोई भी रिश्ता रखा जाए, इसलिए मैं तुमसे मंगनी खत्म कर रहा हूँ। सजावल ने गुस्से से कहते हाथ की चौथी उंगली में से अंगूठी उतार कर उसके सामने रख दी। शीजा का मुंह शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। जबकि दरवाजे पर खड़ी हुरम जो गुस्से से उन्हें देख रही थी, सजावल की बात सुनकर चौंकी और अब खुशी से रो रही थी। तुम इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सजावल। शीजा गुस्से से गुर्राई। जब सजावल का हाथ उठा और शीजा के गाल पर छाप छूट गया। आइंदा के लिए इसके बारे में गलत अल्फाज निकालने से पहले सोच लेना। वो मीर सजावल की बीवी है। आज तुम्हें ये थप्पड़ मारा है, दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली समेत घर से बाहर निकाल दूंगा। वो जबड़े भींच कर कहता वहां से उठा और दरवाजा खोलकर बाहर आया तो हुरम उसको देखकर फौरन उसके सीने से आ लगी। सजावल ने हुरम को गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी मीर सजावल। इसकी पुछ देखकर शीजा गुस्से से खुदाई। पूनम को कमरे में लाके बेड पर बिठा चुका था। तो मुझे इतना भोला समझती हो कि मैं लोगों के हथकंडे न समझ सकूं? मैं समझ गया था कि वो तुम्हें जानबूझकर एल्बम दिखा रही है, वरना क्या मैं नहीं जानता कि उसे सिर्फ मेरे पैसों की वजह से मुझसे शादी करनी थी? और जो तस्वीर उसने तुम्हें दिखाई है वो सब मंगनी से पहले की थी, जब वो मेरी अच्छी दोस्त थी। लेकिन दादी की जिद पर इससे मंगनी करनी पड़ी। और तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई इससे दूसरी शादी करता? मैं यहाँ आया ही इसलिए था ताकि वो मुझे कोई बहाना दे और मैं उससे मंगनी तोड़ दूं। इसीलिए तो मैंने डाइनिंग टेबल पर इतनी नरमी दिखाई और कमरे में भी, ताकि उसकी हिम्मत बढ़े और वो अपनी चाल चले। अब मैं अपनी फैमिली की नज़रों में बुरा नहीं बनूंगा, वो बनेगी। सजावल ने एक ही सांस में हुरम को सारी तफसील समझाई। हुरम हैरान रह गई। इसका शौहर इतना होशियार था, वरना उसे तो लगा था कि सजावल यहाँ आके उसे भूल गया है, वो उसे नजरअंदाज करा है, वो उसे मुंह नहीं लगा रहा और पता नहीं क्या क्या। अगले पल हुरम उसके गले लगी तो सजावल ने उसके गिर्द हाथ बांधते हुए उसे खुद में नीच लिया। वो जानती थी सजावल दादी को सब बताएगा और वो उसे घर से निकाल देगी, इसलिए सजावल के बताने से पहले ही वो मंगनी की अंगूठी दादी को वापस देकर अपनी फैमिली समेत घर से चली गई। दादी खफा थी कि उसने हुरम की वजह से ऐसा किया, लेकिन जब सजावल ने उन्हें असलियत बताई तो दादी को शीजा पर बहुत गुस्सा आया। दादी ने सजावल से कहा कि अब वो और हुरम इसी घर में रहेंगे। सबका रवैया हुरम के साथ कुछ मुनासिब सा होगा। सजावल का मंसूबा था कि वो हुरम के चचा के काले धंधे पकड़वा के उसे सख्त सजा दिलवाएगा, लेकिन शीजा ने सजावल से अपना इंतकाम लेने के लिए हुरम के चचा को सब बता दिया। हुरम सजावल की मम्मी के साथ शॉपिंग करने गई थी जब उसके चचा ने उसे वहां से अगवा कर लिया। हुरम को अब अंदाजा हुआ था कि उसका चचा कितना खतरनाक इंसान था। हुरम को होश आया तो वो रस्सियों से बंधी हुई थी। सामने उसके चचा खड़े मकरूपन से मुस्कुरा रहे थे। माफ करना भतीजी, तुम्हें अगवा करना पड़ा। तुम्हारा शौहर बहुत हवा में उड़ रहा था, उसको लगाम डालने के लिए तुम्हें यहाँ लाए हैं क्योंकि तुम उसकी कमजोरी हो। अगर वो अब भी नहीं समझा तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। इसके लिए भी पहले से माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। अपने सगी चचा के अल्फाज देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपको कितना अच्छा समझती थी और आप ये निकले।
ٹھیک کہتے تھے سجاول آپ کے بارے میں، بالکل، خرم نے نفرت سے انہیں کہا۔ جب وہ غصے میں آگے بڑھے اور اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا، پھر اس کی گردن پر تیز دھار چاقو رکھا۔ جب ہی سجاول گھر میں داخل ہوا اور یہ منظر دیکھ چھٹک گیا۔ خرم کے چچا نے ہی اسے یہاں ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ دیکھ عمران، میری بیوی کو چھوڑ دے ورنہ میں تیری جان لے لوں گا، سجاول جبڑے بھیج کر بولا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ پہلے وہ سارے پروف مجھے واپس کر جو تو نے میرے خلاف اکٹھے کی ہیں اور عدالت میں انہیں پیش کرنے والا ہے، عمران نے گردن اکڑا کے کہا۔ سجاول نے ہاتھ میں پکڑے سیاہ کور والی فائل اس کے سامنے کی۔ خرم کو یہاں دے، میں تیری فائل وہاں پھینک دوں گا، اور میں تجھ پر کیا کیس واپس لے چکا ہوں، یہ دیکھ پروف۔ سجاول نے ایک کاغذ اس کی طرف لہرایا، جسے دیکھ عمران کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے خرم کو سجاول کی طرف دھکا دیا اور سجاول نے فائل اس کی طرف اچھالی۔ پرانا کیس واپس لے لیا تو کیا ہوا؟ تو نئے کیس میں بھی اندر جا سکتا ہے، سجاول ہنس کر بولا تھا۔ عمران نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگلے پل پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں سنائی دی۔ پولیس نے چاروں طرف سے اس گھر کو حراست میں لے لیا تھا۔ خود پولیس اہلکاروں نے گھر میں آ کے عمران کو گرفتار کیا۔ اب تجھ پر ایک نیا کیس ہے، خرم کو اغوا کرنے کا۔ سجاول نے تنزیہ مسکرا کے عمران کو دیکھا کہ خرم کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھر سے لے گیا۔ وہ اپنے چچا کا روپ دیکھ ابھی تک صدمے میں تھی۔ گھر لا کے سجاول نے اسے بیڈ روم میں آرام کرنے کے لیے لٹا دیا۔ خود وہ خرم کے لیے کھانا تیار کروا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا لیے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ بیڈ پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک شوق میں ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتا نرمی سے کہتا، اس کے چہرے پر پھیلی لٹوں کو سمیٹنے لگا۔ خرم نے جذبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں ایک دن خود اس کی اصلیت پتہ چلے گی، وہ تعصب سے بولا۔ چچی مجھ پر ظلم کرتی تھی تو میں برداشت کر جاتی تھی کیونکہ وہ غیر تھی، لیکن چچا وہ تو میرے اپنے تھے، میرے باپ کے چھوٹے بھائی، میں ان کا خون تھی، پھر بھی انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ ظالم ظلم کرتے وقت اپنا پرایا نہیں دیکھتا، وہ صرف ظلم کرتا ہے، جیسے اس نے میری پھوپھو پر کیا تھا۔ اس نے دولت کے لیے میری پھوپھو کے ساتھ وہ سب کیا، لیکن جب اسے تمہارے والدین کی دولت ملی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، بلکہ انہیں بلیک میل بھی کرتا رہا۔ اس نے انہیں بہت پریشان کیا، سجاول نے گہرا سانس لیتے ہوئے بتایا۔ اس کی پھوپھو کے ساتھ جب وہ سب ہوا تو وہ کافی حد تک سمجھدار ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے میری گردن پر چھری رکھی تو میری حالت ایسی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ خود سے زیادہ مجھے یہ فکر تھی کہ اسے کچھ نہ ہو جائے۔ اس نے نم لہجے میں کہتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جب سجاول بری طرح چونکا۔ کیا مطلب؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ آپ بابا بننے والے ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ تم نے مجھ سے چھپایا ہوا تھا؟ سجاول کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ غصے اور خوشی کے ملی کیفیت میں مبتلا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا پہلے خوشی کا اظہار کری یا غصے کا۔ چھپایا نہیں تھا، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن ہماری بات نہیں ہو پائی۔ ممی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانے سے پہلے میں ڈاکٹر کی گئی تھی اپنی رپورٹس لینے، تب پتہ چلا، میں نے ممی کو بھی نہیں بتایا، سوچا تھا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی، لیکن مال پہنچتے ہی چچا نے مجھے اغوا کر لیا، وہ اس کے غصہ کرنے پر منہ بنا کے بولی۔ تم نے ٹیسٹ کرایا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ اب دوبارہ خفا ہوا۔ میری طبیعت خراب تھی، ڈاکٹر کے پاس گئی تو اسے ٹیسٹ کر دیا، مجھے کیا پتا؟ وہ آنکھیں گھما کے بولی۔ اس خوشی کے موقع پر اسے سجاول کا یوں خفا ہونا برا لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا خرم کہ میں باپ بننے والا ہوں، وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہوئے بولا۔ اس لیے آپ میرا دماغ خراب کر رہے ہیں، وہ برا منا کے بولی۔ نہیں یار، بس تھوڑا حیران ہوا کہ مجھے نہیں پتا تھا اور تم خطرے سے کھیل کر آ رہی ہو۔ یقین مانو اگر تمہیں یا میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو تمہارے چچا کو میں زمین میں زندہ گاڑ دیتا، اور غصے سے سر جھٹک دیا۔ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ اس لیے پلیز غصہ نہ کریں، پریگننٹ میں ہوں اور موڈ آپ کے بدل رہے ہیں، خرم نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ سجاول بے ساختہ ہنس گیا، پھر آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے خرم۔ سجاول اس کا ماتھا چومتا نم لہجے میں بولا۔ خرم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اگلے پل سجاول نے اسے پھر سے باہوں میں بھر لیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے چچا نے تمہیں اغوا کر لیا، مجھے ایسا لگا میری دنیا لٹ گئی ہو، سب کچھ خالی سا محسوس ہوا، ایسا لگا میں خود خالی ہو گیا ہوں، میری زندگی میں کچھ نہیں رہا۔ پھر عمران کی کال آئی اور اس نے مجھے اپنی ڈیمانڈز بولی تو میں فوراً راضی ہو گیا۔ وہ تو ایک فائل اور کیس تھا، اگر اس کے بدلے وہ مجھ سے میرا سب کچھ بھی مانگ لیتا تو میں دے دیتا۔ صرف کچھ گھنٹے تم مجھ سے دور رہی اور میں پاگل ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتا اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ اتنا کہ لفظوں میں بتا نہیں سکتا، وہ اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتا بولا۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، خرم نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، عمران کو اندر کی باتیں کیسے پتہ چلی؟ آخر کون غدار ہے؟ کس نے میری انفارمیشن اسے دی؟ کچھ خیال آنے پر بولا۔ وہی جس کے بلانے پر آپ آدھی رات کو بھی اس کے کمرے میں چلے جاتے تھے، خرم نے منہ بگاڑ کر کہا۔ کون؟ شزا؟ سجاول نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں اس نے ہی بتایا ہے، خرم نے تاثر سے سر جھٹکا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ چچا نے بتایا تھا مجھے کہ انہیں میرے اور آپ کے بارے میں آپ کی کزن شیزا سے معلوم پڑا ہے، اس نے ہی چچا سے ہاتھ ملایا اور آپ کی ساری انفارمیشن انہیں دے دی، وہ بھی آپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، خرم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ابھی دادی کو جا کے بتاتا ہوں تاکہ ان لوگوں کے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، سجاول نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ ہمارا بیبی آنے والا ہے؟
हुरम उससे पूछने लगी। हाँ बता देंगे, पहले मैं मिठाई तो मंगवा लूँ, इतनी बड़ी खुशी है। मीर सजावल पूरे खानदान में मिठाई भेजेगा। सजावल ने कहते हुए अपना फोन उठाया और किसी को मैसेज करने लगा। मैसेज करने के बाद उसने हुरम को देखा जो हथेली पर थोड़ी टिकाए उसे खफगी से देख रही थी। क्या हुआ? वो नासमझी से पूछने लगा। आपने अपने इसी गरीब दोस्त को मैसेज किया है जो बेचारा गरीब होटल की लंबी कतार में लगकर खाना लाया था और हम मिठाई की दुकान पर कतार में खड़ा होकर पूरा खानदान में बांटने के लिए मिठाई लाएगा? वो मुंह चिढ़ा के बोली। तो मीर सजावट का कहकहा फिजा में बुलंद हुआ। मैं कितनी भोली थी ना, हुरम ने अब बच्चों की तरह आंखें पटपटाए कहा। बिल्कुल, सजावल ने उसे कमर से थामकर अपने करीब किया और उसके माथे पर पूरी शिद्दत से लब रख दिए।